खूनी मेहंदी। निम्मी एक सीधी सादी लड़की थी। उम्र होगी कोई 26 साल, मगर हुनर ऐसा कि बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी जले। उसका छोटा सा ब्यूटी पार्लर था, निम्मी मेकओवर स्टूडियो, जो दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में था। निम्मी को मेकअप और खासकर ब्राइडल मेकओवर करना बहुत पसंद था। उसका मानना था, हर लड़की अपनी शादी में परी जैसी दिखे, यही मेरा मकसद है। निम्मी अनाथ थी। मम्मी पापा का बचपन में एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से उसकी मौसी ने उसे पाला, पर अब वो भी बुजुर्ग थी। एक दिन निम्मी अपने पार्लर के स्टोर रूम की सफाई कर रही थी। कबाड़ हटाते हुए एक पुरानी लकड़ी की संदूक दिखी। जंग लगा था, धूल से भरी हुई। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर कई पुराने सामान मिले। कुछ टूटे बर्तन, एक पीतल की कटोरी और एक पुरानी डायरी। डायरी पर नाम लिखा था, दादी हुस्नाबी। निम्मी हैरान थी। ये कौन थी? हमारी फैमिली में तो कोई हुस्नाबी नहीं थी। जिज्ञासा में उसने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें उर्दू और हिंदी मिलीजुली भाषा में एक बहुत ही अलग तरह की मेहंदी रेसिपी लिखी थी। रेसिपी के नीचे लिखा था, इस मेहंदी को जिस भी दुल्हन के हाथों में लगाया जाएगा, उसका हुस्न चांद को भी शर्मा दे। पर हर खूबसूरती की एक कीमत होती है। निम्मी को लगा कि ये सब कोई पुरानी बात है, शायद दादी नानी के जमाने की कोई घरेलू रेसिपी होगी। कुछ हफ्तों बाद एक लड़की, रिया, अपनी शादी का मेकअप करवाने आई। बहुत ही प्यारी और खुशमिजाज लड़की थी। बोली, दीदी, कुछ अलग ट्राई करना है, यादगार बनाना है शादी को। निम्मी को दादी की वो मेहंदी याद आ गई। उसने सोचा, क्यों ना इस बार ये मेहंदी ट्राई करूं, देखती हूं क्या होता है। निम्मी ने रेसिपी के हिसाब से सब चीजें जुटाई, गुलाब जल, केसर, कपूर और सबसे अजीब चीज, चंद बूंदे खून की। उसे अजीब लगा, पर उसने अपने उंगली काटकर कुछ बूंदे मिला दी। रिया के हाथों में मेहंदी लगाई गई। देखते ही देखते रंग ऐसा चढ़ा कि सब चौंक गए। गहरा सुर्ख लाल, जैसे किसी ने खून से रच दी हो। सब तारीफ कर रहे थे। रिया बोली, दीदी, ऐसी मेहंदी मैंने कभी नहीं देखी। शादी का दिन आया। रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मेहंदी सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी। लेकिन उसी रात एक भयानक खबर आई, रिया की मौत हो गई। शादी के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंची, थोड़ी ही देर में चीखने की आवाज आई। जब लोग पहुंचे तो देखा, रिया का चेहरा डर के मारे सफेद था। आंखें खुली की खुली और शरीर जकड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, पर सब हैरान थे। एक हेल्दी लड़की, इतनी खुश, और शादी के ही दिन मर गई। निम्मी को अजीब सा झटका लगा। उसे दादी की डायरी की वो लाइन याद आई, हर खूबसूरती की एक कीमत होती है। उसी रात निम्मी को सपना आया। रिया उसके सामने खड़ी थी, हाथों में वही मेहंदी, मगर चेहरा खून से लथपथ। वो बोली, तूने मुझे मारा निम्मी, मेरी रूह इस मेहंदी में फंस गई है। निम्मी नींद से हड़बड़ा कर उठी, पूरे शरीर में कंपी थी। अगली सुबह उसने डायरी फिर पढ़ी। अगले पन्ने में लिखा था, हर बार जब ये मेहंदी किसी नई दुल्हन के हाथों लगेगी, पिछली आत्मा उसमें कैद हो जाएगी और अगली की बारी आ जाएगी। निम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या वो मेहंदी फेंक दे? क्या पुलिस को बताए? पर अगर ये सब वाकई सच था, तो आगे और जाने कितनी लड़कियां शिकार बन सकती थी। अभी वो सोच ही रही थी
कि अगली दुल्हन नेहा की बुकिंग उसके पार्लर में हो गई थी। निम्मी बहुत परेशान थी। रिया की मौत को हफ्ता हो गया था, लेकिन उसका सपना और डायरी की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। रोज रात नींद में रिया की चीखें सुनाई देती और हर बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना हो जाता। रिया की फैमिली ने मौत को दिल का दौरा मान लिया था। पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, लेकिन निम्मी जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। वो रोज डायरी पढ़ती, लेकिन कई पन्ने ऐसे थे जो जैसे तैसे मिट चुके थे। कुछ जगहों पर शब्द अधूरे थे, स्याही फैली हुई, मगर एक लाइन बार बार दोहराई गई थी, जिसने इसे शुरू किया वही इसे खत्म करेगा, वरना रूहें हमेशा इस लाल रंग में घुलती रहेंगी। उसी बीच नेहा नाम की एक लड़की निम्मी के पास आई। उसकी शादी अगले महीने थी। बहुत प्यारी लड़की थी। निम्मी को पहली बार बात करते ही उससे लगाव हो गया। नेहा ने बुकिंग करवा ली, मेकअप, मेहंदी, सब कुछ। निम्मी तय कर चुकी थी वो खून वाली मेहंदी कभी नहीं लगाएगी, उस दिन की गलती नहीं दोहराएगी। उसने वो कटोरी, पेस्ट और डायरी सब एक पुराने ट्रंक में डालकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन जिस दिन नेहा मेहंदी लगवाने आई, कुछ अजीब हुआ। निम्मी की एक असिस्टेंट पूजा मेहंदी का सामान निकाल रही थी। गलती से स्टोर रूम खुल गया। पूजा ने वही संदूक खोल लिया जिसमें वो पुरानी कटोरी रखी थी। बिना निम्मी को बताए उसने सोचा, कितनी सुर्ख लाल रंग की मेहंदी है, शायद दीदी ने इसे खास दुल्हनों के लिए रखा है। उसने वही मेहंदी नेहा के लिए निकाल ली। जब निम्मी पार्लर में आई, तब तक नेहा के दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। रंग फिर से वही था, गहरा लाल, जैसे खून हो। सभी लड़कियां वाह वाह कर रही थी। निम्मी का चेहरा जर्द पड़ गया। उसका दिल बैठने लगा। उसने पूजा को अलग ले जाकर डांटा, कहां से लाई ये मेहंदी? पूजा बोली, दीदी वो तो पुराने ट्रंक से निकाल ली, बड़ी खूबसूरत थी। निम्मी को कुछ समझ नहीं आया। अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात निम्मी को फिर सपना आया। इस बार सिर्फ रिया नहीं थी, एक और औरत उसके पीछे खड़ी थी। चेहरा पूरा धुंधला, लेकिन आंखें जलती हुई। रिया ने कहा, अब दूसरी रूह भी फंस गई है, बचा सकती थी तू, मगर नहीं बचाया। निम्मी चीखती हुई उठी। उसने तय किया, अब और नहीं। सुबह होते ही वो उस मेहंदी को जला देगी। अगली सुबह वो जल्दी पार्लर पहुंची। ट्रंक खोला, कटोरी निकाली और जलाने के लिए बाहर ले आई। लकड़ी का ढेर लगाकर जैसे ही वो मेहंदी डालने लगी, अचानक एक जोर की हवा चली और आग बुझ गई। निम्मी चौंक गई। आसपास कोई नहीं था, मगर उसे किसी की सांसों की आहट महसूस हुई। उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, जितनी दुल्हनें इस मेहंदी से सजेंगी, उतनी रूहें मेरी होंगी। तू मुझे नहीं रोक सकती। निम्मी ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक चीज दिखी, नेहा का मेहंदी वाला रुमाल, जो उसने अपने साथ ले लिया था। रुमाल अब गीला हो चुका था, जैसे ताजा खून से भरा हो। उसी शाम नेहा की मां का फोन आया। बिटिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, बेहोश पड़ी है। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे। उसका शरीर ठंडा हो रहा है, पर सांस चल रही है। निम्मी को समझ आ गया, मेहंदी ने अपना असर शुरू कर दिया है। अब निम्मी के पास दो ही रास्ते थे, या तो सबको बता दे या खुद इस रहस्य को सुलझाए। पुलिस को बताए तो कोई यकीन नहीं करेगा, लोग उसे पागल समझेंगे।
उसे डायरी याद आई। उसके कुछ पन्ने अब भी अधूरे थे, लेकिन एक लाइन में कहीं लिखा था, जिस जगह ये मेहंदी पहली बार बनाई गई थी वही इसका अंत भी छिपा है। लेकिन वो जगह कहाँ है? डायरी में एक पुराना गांव का नाम झलक रहा था, मिर्जापुर। निम्मी ने तय कर लिया, अगली सुबह वो मिर्जापुर जाएगी। शायद वही उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। शायद वही मिलेगी उस औरत की रूह जिसने ये मेहंदी बनाई थी। और शायद वही छिपा है एक ऐसा सच जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। निम्मी अगली सुबह जल्दी उठ गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक छोटा बैग लिया, डायरी अपने पर्स में रखी और निकल पड़ी मिर्जापुर के लिए। रास्ते भर उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कता रहा। ट्रेन की खिड़की से बाहर खेत, पेड़ और गांव के दृश्य बदलते रहे, लेकिन निम्मी की आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूमता रहा, रिया का डरावना चेहरा और अब नेहा का। मिर्जापुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। स्टेशन छोटा था, चारों ओर धूल और गर्म हवा थी। निम्मी ने एक ऑटो पकड़ा और गांव के अंदर पहुंची। उसके पास गांव का नाम तो था, लेकिन पता नहीं था कि वो किसे ढूंढ रही है। गांव बहुत पुराना था, मिट्टी की दीवारें, कच्ची गलियां और हर घर के बाहर बैठे बुजुर्ग जो उसे घूरते जा रहे थे। वो सबसे पूछती रही, क्या आप जानते हैं कि यहां कोई पुरानी मेहंदी बनाने वाली थी? कोई जवाब नहीं देता। कुछ तो उसे देखकर मुंह फेर लेते, जैसे उसका नाम सुनते ही डर गए हों। आखिर एक बूढ़ी औरत ने उसे रुकने को कहा। वो झुकी हुई कमर से बांस की खपच्चियों से बनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, तू वो मेकअप वाली है ना? शहर से आई है, रूहों का पीछा करते हुए? निम्मी का गला सूख गया। वो बोली, आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई नहीं, बस जमीन की ओर देखते हुए बोली, क्योंकि तू अकेली नहीं है जो यहां आई है। इससे पहले भी 2 और लड़कियां आई थी, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए, पर वो कभी लौट कर नहीं गई। निम्मी की रूह कांप गई। उसने धीरे से पूछा, वो कौन थी जिसने ये मेहंदी बनाई थी? क्या वो इस गांव की थी? बूढ़ी औरत ने भीतर इशारा किया, अंदर चल, सब बताएंगे, मगर सुनकर भाग मत जाना। निम्मी झोपड़ी के भीतर गई। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। एक जगह एक औरत की धुंधली सी फोटो टंगी थी, सिर पर घूंघट, हाथों में गहरी मेहंदी और आंखें जो फोटो में भी सीधी देख रही थी, जैसे जिंदा हो। बूढ़ी औरत ने कहा, उसका नाम था चंपा। बहुत साल पहले की बात है। वो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी शादी तय हुई एक अमीर जमींदार से। शादी के दिन उसने खुद अपने हाथों से मेहंदी बनाई, कुछ अलग चीजें मिलाकर। जंगल की एक रहस्यमयी जड़ी, जिसे यहां खून बूटी कहते हैं। उस दिन उसकी मेहंदी ऐसी लाल हुई कि सबने कहा, ये तो देवी का वरदान है। पर उसी रात चंपा के साथ कुछ हुआ। उसका दूल्हा उसे मंडप से उठाकर ले गया और सुबह लोगों ने दोनों की जली हुई लाशें कुएं के पास पाई। कहा गया कि चंपा डायन थी। गांव वालों ने मान लिया कि उसने जमींदार को अपने वश में किया और खुद को जला डाला। मगर सच कुछ और था। चंपा मरी नहीं थी। उसकी आत्मा आज भी जिंदा है, हर उस लड़की के शरीर में घुस जाती है जो उसकी बनाई मेहंदी लगाती है। निम्मी डर के मारे कांप गई। उसने कहा, तो क्या वो मेहंदी उसी चंपा की है? बूढ़ी औरत बोली, हां,
और तेरे जैसी किसी मेकअप आर्टिस्ट को सालों पहले एक डिब्बा मिला था जिसमें यही मेहंदी थी। उसने उसे बेचने की सोची और फिर कई औरतों ने वो मेहंदी लगाई और मरी। तू भाग सकती है अभी भी, नहीं तो अगली दुल्हन की जान तेरे सिर होगी। निम्मी के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो जानती थी कि अब नेहा की जान बचाना सिर्फ उसी के हाथ में है। अचानक बाहर शोर मचा। गांव के बच्चे चिल्ला रहे थे, वो लड़की कुएं के पास, कुएं के पास कोई है। निम्मी भागकर बाहर आई। गांव के पुराने कुएं के पास सब इकट्ठा थे। वहां की मिट्टी में किसी के खींचे जाने के निशान थे, जैसे कोई अपने नाखूनों से जमीन खोदता हुआ घिसटता गया हो। निम्मी धीरे धीरे कुएं के पास पहुंची और नीचे झांका। गहराई में एक धुंधली परछाई थी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक उसे एक चेहरा दिखा, गीली सड़ी हुई त्वचा और वो आंखें, वही जिंदा आंखें जो तस्वीर में थी। निम्मी की सांसें थम गई। तभी पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, चंपा तुझे देख रही है और अब तुझे चुन चुकी है। अगर तू उसकी कहानी पूरी नहीं करेगी तो अगली लाश तेरा इंतजार कर रही है। निम्मी ने डरते हुए पूछा, कहानी कैसे पूरी करूं? बूढ़ी औरत ने कहा, जिस दिन चंपा की शादी अधूरी छूटी थी उसी दिन का पुनरावृत्ति करना होगा। उसी दिन, उसी समय, उसी मंडप में एक और दुल्हन को सजाना होगा। लेकिन इस बार मौत को हराना होगा। निम्मी अब समझ गई थी कि कहानी सिर्फ मेहंदी की नहीं, बल्कि एक रुक चुकी आत्मा की है, जो अपनी अधूरी शादी पूरी करवाना चाहती है। वो वापस लौटने को हुई ही थी, तभी उसकी जेब में रखी डायरी अपने आप खुल गई। हवा नहीं चली थी, मगर पन्ना पलटा और उस पन्ने पर लिखा था, जब तीसरी दुल्हन सजेगी तब मैं खुद सामने आऊंगी। निम्मी का गला सूख गया। तीसरी दुल्हन? पहली थी रिया, दूसरी थी नेहा, और अब क्या अगली दुल्हन वही बनने जा रही है? निम्मी खुद? निम्मी ट्रेन से वापस दिल्ली लौट रही थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसका दिमाग पूरे समय घूम रहा था। उस कुएं में दिखा चंपा का चेहरा, बूढ़ी औरत की बातें और डायरी में लिखा वो वाक्य, जब तीसरी दुल्हन सजेगी तब मैं खुद सामने आऊंगी। उसका मोबाइल कई बार बजा, लेकिन उसने नहीं उठाया। नेहा के मंगेतर विशाल के बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। शायद कुछ बहुत बुरा हो चुका था। स्टेशन पहुंचते ही निम्मी ने सीधे विशाल को फोन किया। हेलो, विशाल बोल रहे हो? निम्मी ने पूछा। निम्मी, कहाँ थी तुम? नेहा बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। कल रात वो अचानक बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो वो चिल्ला रही थी कि कोई उसके अंदर है, कोई उसके दिमाग में बोल रहा है। विशाल की आवाज डरी हुई थी। मैं आ रही हूं, निम्मी ने जल्दी से कहा और फोन काट दिया। वो सीधे नेहा के घर पहुंची। घर के बाहर सन्नाटा था, मगर अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी। विशाल दरवाजे पर ही मिल गया। देखो, डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे। अब तो वो किसी और की तरह बात करती है। कभी खुद को चंपा कहती है, कभी हंसती है, तो कभी जोर से रोने लगती है। निम्मी अंदर गई। नेहा अपने कमरे के कोने में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और आंखें लाल। निम्मी ने डरते हुए कहा, नेहा? नेहा ने सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखें साधारण थी, लेकिन फिर अचानक वो घूरने लगी, बिना पलक झपकाए। निम्मी, तुझे पता है ना मैं कौन हूं?
उसकी आवाज दो लोगों की तरह गूंज रही थी, एक नेहा की और दूसरी जैसे कोई औरत गहरे सुर में बोल रही हो। निम्मी कांप गई। वो धीरे से पास आई और बोली, चंपा। नेहा मुस्कराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब तू मुझसे भाग नहीं सकती। तूने ही मुझे जगा दिया है। अब तीसरी दुल्हन को सजाना तेरा काम है। अगर नहीं सजाया तो मैं खुद चुन लूंगी किसे जलाना है। अचानक नेहा जोर से हंसी और फिर बेहोश हो गई। निम्मी वही बैठ गई, आंखों में आंसू। विशाल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे सब बताना होगा, निम्मी बोली। और फिर उसने विशाल को सब कुछ बताया। मेहंदी की कहानी, मिर्जापुर की डायरी, बूढ़ी औरत, कुएं में चंपा की रूह, सब कुछ। विशाल ने कहा, तो इसका मतलब अब नेहा की जान खतरे में है? हां, निम्मी ने कहा। लेकिन अगर हम तीसरी दुल्हन की शादी का नाटक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंपा की अधूरी शादी थी, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और अगर वो नहीं मानी तो शायद नेहा की जान या मेरी। अगले 2 दिन बहुत तनाव भरे थे। निम्मी और विशाल ने मिलकर एक प्लान बनाया। एक नकली शादी, उसी तरह की सजावट, रात के ठीक 12 बजे का समय, एक बंद हॉल, और दुल्हन को तैयार करने वाली निम्मी। लेकिन कौन बनेगा दुल्हन? विशाल ने कहा, मैं नहीं चाहता कि नेहा को और तकलीफ हो। क्या तुम? निम्मी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हां, अगर मैं तीसरी दुल्हन बनी तो शायद चंपा खुद सामने आए। यही तो उसने कहा था डायरी में। तीसरी रात, एक बंद फार्म हाउस में तैयारी शुरू हुई। जगह सुनसान थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा और हवाओं की सनसनाहट थी। निम्मी को दुल्हन की तरह सजाया गया। वही लाल जोड़ा, वही भारी गहने और वही खास मेहंदी। वो मेहंदी जो उसने रिया के लिए लगाई थी, फिर नेहा के लिए। निम्मी के हाथ कांप रहे थे जब उसने वो डिब्बी खोली। उसमें अब पहले जैसी महक नहीं थी। अब उसमें से मिट्टी, खून और पुराने फूलों जैसी बदबू आ रही थी। फिर भी उसने अपने हाथों पर उसे लगाया। मेहंदी की रंगत गहरे सुर्ख लाल में बदलती चली गई। 12 बजने में अब बस कुछ मिनट थे। कमरे में विशाल छुपा हुआ था। मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रहा था। चारों तरफ कैमरे लगाए गए थे ताकि कोई भी हरकत रिकॉर्ड हो सके। घड़ी की सुइयां एक के बाद एक बढ़ी और ठीक रात 12 बजे कमरे की लाइट झपकने लगी। फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी निम्मी के कानों के पास, मगर आवाज जैसे कमरे में नहीं थी, वो अंदर से आ रही थी, सीधी दिमाग में। अब तू मेरी जगह लेगी। अब तू ही पूरी करेगी मेरी अधूरी कहानी। निम्मी ने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। फिर एक दरवाजा अपने आप खुला और धुएं के साथ एक परछाई अंदर आई। वो चंपा थी। पहली बार किसी इंसान ने चंपा की आत्मा को देखा था। गहरे लाल जोड़े में, हाथों में सूखी मेहंदी, बाल खुले हुए और आंखों से खून बहता हुआ। तू मुझे नहीं रोक सकती, चंपा की आत्मा चीखी। निम्मी कांपते हुए बोली, अगर तुझे शांति चाहिए तो तेरी शादी पूरी होनी चाहिए। मैं तैयार हूं, पर किसी और की जान नहीं जाएगी। चंपा की आत्मा आगे बढ़ी। निम्मी का गला अपने आप कसने लगा। वो जमीन पर गिर गई। सांस रुकने लगी। तभी विशाल दौड़कर आया। उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने डायरी को जोर से चंपा की तरफ उछाला। डायरी चंपा की परछाई से टकराई और आग की तरह जलने लगी।
चंपा चीखने लगी, मुझे मत जलाओ, ये मेरी यादें हैं, मेरा वजूद। लेकिन डायरी पूरी तरह से जल चुकी थी। चंपा का शरीर एक बार फिर धुएं में बदलने लगा। उसकी चीखें कमरे के हर कोने में गूंजने लगी। मेरी कहानी अधूरी रह गई, अधूरी। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ चंपा गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। निम्मी होश में आई। विशाल ने उसे पकड़ लिया। सब खत्म हो गया? उसने धीरे से पूछा। शायद, अभी नहीं, निम्मी बोली, क्योंकि मेहंदी अब भी उसके हाथों में थी और उसका रंग अब भी उतना ही खूनसा लाल था। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह भीड़ भाड़ भरी थी, लेकिन निम्मी के लिए वक्त जैसे थम गया था। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। चंपा की आत्मा, डायरी का जलना और सबसे खतरनाक बात, उसकी हथेलियों पर अब भी वही खून जैसी गाढ़ी मेहंदी जमी थी। उसने 10 बार हाथ धोए, साबुन से रगड़ा, नींबू भी लगाया, पर रंग वैसा ही बना रहा, गहरा लाल, जैसे किसी की ताजा लहू से रचा गया हो। विशाल ने कहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन निम्मी जानती थी कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जब उसने आईने में अपने हाथों को देखा, तो एक पल के लिए उसे अपने ही चेहरे पर एक और चेहरा उभरता दिखा। एक अजनबी औरत का चेहरा, बाल बिखरे हुए, होंठ नीले, आंखें बुझी हुई। वो एक पल में आया और दूसरे ही पल गायब हो गया। उसी दिन दोपहर में नेहा होश में आई, लेकिन अब वो शांत थी। उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, ना मेहंदी लगाने की बात, ना बेहोशी, ना चंपा। डॉक्टर ने कहा यह किसी स्ट्रेस से हुआ था, मगर निम्मी को पता था कि सच्चाई कुछ और थी। शाम को जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी हथेलियों से फुसफुसा रहा हो। बहुत धीमे मगर साफ सुनाई देने वाला शब्द, तू अधूरी है, तू अधूरी है। वो घबरा गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, निम्मी के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कमरे का बल्ब अपने आप फट जाता, कभी कोई दरवाजा रात में खुला मिलता, और कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। एक रात जब वो बिस्तर पर थी, तभी उसने दरवाजे के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनी। वो धीरे से उठी और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर फर्श पर गीली मेहंदी के पैरों के निशान बने थे, एकदम ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने चलकर छोड़े हों। वो डर से कांपने लगी। उसने विशाल को फोन किया। कुछ ठीक नहीं हो रहा विशाल, मैं बदल रही हूं। मुझे लगता है वो मेहंदी अब मेरे अंदर कुछ कर रही है। विशाल तुरंत उसके घर आया। निम्मी की हालत देखकर वो भी डर गया। उसके नाखून लाल हो गए थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, और आवाज में कुछ अजीब कंपन आ गया था। हमें फिर से मिर्जापुर जाना होगा, निम्मी बोली। वो डायरी तो जल गई, लेकिन शायद वहां कुछ और हो, कोई आखिरी सुराग। अगले दिन दोनों मिर्जापुर के उसी गांव लौटे, पर इस बार गांव पहले जैसा शांत नहीं था। लोग जैसे कुछ छुपा रहे थे, कोई उनसे आंखें नहीं मिला रहा था। वो सीधे उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचे, जिसने पहले उन्हें चंपा की कहानी बताई थी, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने गांव के एक लड़के से पूछा, तो उसने बताया, दादी अब नहीं रही। 4 दिन पहले अचानक आग लग गई थी उनके घर में, जलकर राख हो गई। निम्मी को झटका लगा। क्या ये चंपा का काम था? फिर दोनों कुएं के पास गए। वहां सब कुछ वैसा ही था,
लेकिन जब निम्मी ने झांक कर नीचे देखा तो उसे वहां सिर्फ अंधेरा नहीं दिखा। इस बार उसे पानी की सतह पर एक चेहरा दिखा और वो चेहरा उसका अपना था, मगर वो मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी मुस्कान। वो पीछे हट गई। यहां कुछ बहुत पुराना और बहुत गहरा छुपा है, उसने कहा। शायद वो डायरी बस शुरुआत थी। विशाल ने तभी अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। उसने कहा, मैंने दिल्ली से एक पुरातत्व विभाग के दोस्त से संपर्क किया था। उसने बताया कि चंपा जैसी कहानियां उस जमाने में कई बार दर्ज की गई थी, लेकिन एक खास ताबीज का जिक्र आता है जो आत्माओं को बांधने और आजाद करने की ताकत रखता है। निम्मी ने पूछा, क्या वो ताबीज अभी भी मौजूद है? किताब में लिखा है कि वो ताबीज चंपा के दूल्हे ने ही बनाया था। उसकी शादी नहीं हो सकी, लेकिन वो ताबीज उसने अपने घर के पास एक पुरानी हवेली में छुपा दिया था, ताकि कोई उसकी आत्मा को चैन दे सके। दोनों उस हवेली को ढूंढने निकले। घंटों खोजने के बाद उन्हें गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली मिली, जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थी और अंदर धूल ही धूल थी। वो अंदर गए। एक कमरे में फर्श पर कुछ खुदा हुआ था। मुझे चैन चाहिए। नीचे एक ईंट हिली हुई सी थी। विशाल ने ईंट हटाई और वहां से एक लोहे का छोटा डिब्बा निकला। उसके अंदर वही ताबीज था, काले धागे में बंधा हुआ, मगर उसके चारों ओर सूखी हुई मेहंदी चिपकी थी। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा एकदम थम गई और निम्मी को एक जानिब जानी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तू भी दुल्हन बनेगी, हमेशा के लिए। कमरे की दीवार पर मेहंदी से एक चेहरा बनता चला गया, चंपा का। लेकिन अब वो गुस्से में नहीं थी, वो रो रही थी। तू समझेगी नहीं, चंपा की आवाज आई। मैं बुरी नहीं थी, मुझे बनाया गया, धोखा दिया गया। मेरी शादी से एक रात पहले मेरी मौत हुई और मेरी आत्मा को उसी मेहंदी में बांध दिया गया। निम्मी ने कांपती आवाज में पूछा, किसने किया ये? जिसने मुझे दुनिया से छीना, मेरी सौतन, जिसने मेरे होने से पहले ही मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मेरी मौत को छुपाया और मेरी जगह शादी कर ली। तब तो बदला उससे लेना चाहिए था। विशाल बोला, पर वो भी उसी रात मरी, मेरी रूह के हाथों। लेकिन अब मेरी आत्मा उसी मेहंदी में फंसी है। हर बार जब कोई लड़की वो मेहंदी लगाती है तो मैं फिर से उस दर्द को जीती हूं। निम्मी ने धीरे से ताबीज उठाया और चंपा की रूह की तरफ बढ़ाया। अगर मैं ये ताबीज इस्तेमाल करूं तो क्या तू आजाद हो जाएगी? हां, चंपा बोली, लेकिन इसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। क्या कीमत? तेरा सबसे अपना, तेरी सबसे गहरी खुशी। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। निम्मी ने विशाल की तरफ देखा। क्या अब उसे चंपा की मुक्ति के लिए अपनी खुशी कुर्बान करनी होगी? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई थी जहां एक फैसला, एक बलिदान सब कुछ बदल सकता था। हवेली में अंधेरा फैल चुका था और निम्मी के सामने अब एक ऐसा फैसला था जिसे न तो वो टाल सकती थी, नहीं समझ पा रही थी कि करे तो क्या। उसके हाथ में वो ताबीज था जो चंपा की आत्मा को आजादी दे सकता था, मगर कीमत बहुत भारी थी, उसकी सबसे प्यारी खुशी। विशाल पास खड़ा था, चुपचाप। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने निम्मी का हाथ थाम लिया, जैसे कहना चाहता हो कि जो भी हो, हम साथ हैं। लेकिन चंपा की आवाज फिर गूंजी, सोच ले, अगर ताबीज का इस्तेमाल किया तो तू किसी से प्यार नहीं कर पाएगी।
कभी शादी नहीं कर सकेगी, और अगर नहीं किया तो मैं यूं ही हर बार लौटती रहूंगी, हर दुल्हन को मारती रहूंगी। निम्मी की आंखों के सामने एक के बाद एक चेहरे घूमने लगे। वो दुल्हनें जो इस मेहंदी की वजह से अपनी शादी की रात मारी गई, उनके घर वालों की चीखें, और फिर नेहा की बेहोशी, उसकी हालत। नहीं, वो अब और किसी को इस श्राप से गुजरते नहीं देख सकती थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ताबीज को दोनों हाथों में थाम कर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। चंपा की आत्मा एक बार फिर दीवारों से निकलती हुई धुआं बनकर सामने आई। उसका चेहरा अब शांत लग रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि उसका अंत करीब है। निम्मी ने ताबीज को मेहंदी से सने अपने हाथों पर रखा और आंखें बंद कर ली। कमरे में हल्की हवा चलने लगी और फिर उस ताबीज से एक हल्की नीली रोशनी फूटने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी चंपा की आत्मा की तरफ बढ़ी। चंपा ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही ताबीज की रोशनी उसके अंदर समाई, उसकी आत्मा एक तेज चीख के साथ हवा में घुलने लगी। पर उस चीख में डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, एक रिहाई। कुछ ही पलों में हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी, डरावनी नहीं, बल्कि सुनसान। निम्मी जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विशाल उसके पास आया, तू ठीक है ना? हां, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, उसने धीमे से कहा। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ सामान्य होने लगा। दिल्ली लौटने पर निम्मी ने अपने मेकअप स्टूडियो में काम फिर से शुरू कर दिया। लेकिन अब उसने वो पुराना मेहंदी का डिब्बा हमेशा के लिए जला दिया। उसने किसी को भी वो कहानी नहीं सुनाई। सिर्फ विशाल जानता था, और वो भी समझ गया था कि कुछ बातें कभी किसी को नहीं बताई जानी चाहिए। नेहा भी धीरे धीरे सामान्य हो गई और अपनी शादी की तैयारी में लग गई। लेकिन निम्मी अब खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। उसे हर बार चंपा की बात याद आ जाती। तेरी सबसे बड़ी खुशी की कीमत है ये ताबीज। एक दिन विशाल उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने कहा, निम्मी, मैं जानता हूं तू किस डर से गुजर रही है, पर मैं भी हर पल उसी डर में जी रहा हूं। पर क्या हम इस डर को साथ में नहीं झेल सकते? निम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं विशाल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू किसी खतरे में पड़े। विशाल ने उसके हाथ थाम लिए। अगर तू मेरे साथ है तो मैं हर खतरे को झेलूंगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। एक पल के लिए उन्हें फिर वही डर सताने लगा। क्या सब कुछ सच में खत्म हुआ था? अचानक निम्मी के फोन की टॉर्च जल उठी और उस रोशनी में दीवार पर कुछ लिखा था, गीली मेहंदी से। शुक्रिया, अब मैं आजाद हूं। निम्मी और विशाल दोनों एक दूसरे की ओर देखे और पहली बार उनके चेहरों पर मुस्कान थी। मेहंदी का वो खौफनाक राज अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था, या शायद सिर्फ अगली दुल्हन तक के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।